हेलो बच्चों। कल हम कार्य ऊर्जा और शक्ति की बात कर रहे थे। आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति को एक बार पहले जान लेते हैं, उसके बाद आंकिक प्रश्न करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्य कब कहा जाता है कि जब हम कोई क्रिया संपन्न कर रहे हैं। जैसे हम किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमने कार्य किया है। हम किसी पिंड को उठा रहे हैं तो वो क्रिया हुई है, इसका मतलब हमने काम किया है। वो कार्य को निकालते कैसे हैं कि जैसे कोई बॉक्स है, इस पर हमने इस तरफ से बल लगाया और इसी तरफ पर विस्थापन हुआ, तो कार्य कैसे निकालेंगे? बल इंटू विस्थापन। बच्चों, कार्य को बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से निकाला जाता है, इसलिए कार्य अदिश राशि होता है। और जब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हम पाते हैं एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा एफ और एस यानी कि बल और विस्थापन के मध्य जो कोण होता है उसे दर्शाता है। आइए आगे जानते हैं। हमने ये सब पहले समझ लिया था। ऐसा ही मात्रक होता है कार्य का जूल या न्यूटन इंटू मीटर, और इसकी विमा हमने पढ़ी थी। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग एंड या फिर डाइन इंटू सेंटीमीटर, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में विमेय सूत्र की बात की थी, तो विमेय सूत्र आया था L2 m1 L2 T-2। बच्चों, ये अदिश राशि होती है। और हमने ये भी समझ लिया था कि यदि कार्य में विस्थापन और जो बल है उसके मध्य 0 डिग्री कोण होता है तो कार्य धनात्मक होता है। उनके मध्य 90 डिग्री कोण होता है तो कार्य 0 होता है, तथा यदि 180 डिग्री कोण होता है तो कार्य ऋणात्मक माना जाता है। और जो वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर मोशन में जो कार्य किया जाता है उसे 0 माना जाता है, क्योंकि सर्कुलर पथ के लिए जब भी हम एक पॉइंट से निकलेंगे और वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा, इसलिए कार्य का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद में हमने धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य की बात की थी, जो ओनली कोण पर निर्भर करता है। कि जैसे एक ही दिशा में है यानी कि 0 डिग्री है तो कार्य धनात्मक होगा, विपरीत दिशा में है यानी कि 180 डिग्री है तो कार्य ऋणात्मक, तथा लंबवत है 90 डिग्री है तो कार्य 0 होगा। इसके बाद में हम ऊर्जा पर पहुंच गए थे। ऊर्जा पर हमने जाना था कि ऊर्जा क्या होती है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए एक क्षमता होती है कि हम उस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम समझे कि कोई 10 साल का, 20 साल का बालक है, उससे बोले कि 50 किलो का एक पत्थर उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो कोई भी कार्य करने की, कोई भी क्रिया को संपन्न करने की क्षमता होती है, उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। पर जो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसलिए इसका भी विमीय सूत्र m1 L2 T-2 होगा। और जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब जोड़ दिया जाता है तो हमें टोटल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? जो गति करने के लिए आवश्यक होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²। बच्चों, इसके बाद में हमने नोट पढ़ा था कि m को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, डबल करेंगे तो डबल होगी। बट हमने पढ़ा था कि अगर v को डबल करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ती है, क्योंकि ये स्क्वायर में बढ़ती है। इसके हमने उदाहरण पढ़ लिए थे। उसके बाद में बच्चों हमने स्थितिज ऊर्जा की बात की थी कि वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था mgh। और हमने कार्य का एक फॉर्मूला और पढ़ा था mgh। यदि हम किसी वस्तु को उठाने में या गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कार्य करने में कार्य को निकालेंगे तो mgh से निकालेंगे। इन सब के बाद हमने शक्ति की बात की थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कि हम किस रेट से कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई मोटर है, वो 4 टंकियों को 3 घंटे में बढ़ती है, तो वो 3 घंटा और 4 टंकियां यानी कि जो उनका वॉल्यूम है, उस आधार पर हम बताएंगे कि इसकी शक्ति क्या है। शक्ति के लिए क्या होता है बच्चों? कार्य बटे समय, इसे ही शक्ति कहते हैं।
शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? वॉट। और शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है बच्चों? m1 l2 t-3, m1 l2 t-3। बच्चों विमेय सूत्र आपको मैं हर फॉर्मूले के बाद लिखा रहा हूं, क्योंकि विमेय सूत्र भी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट विमेय सूत्र भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का विमेय सूत्र बताओ, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका विमेय सूत्र m1 l2 t-3 होता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि एक HP बराबर 746 वोट होता है। इसके बाद में हम आगे पहुंचे थे और हमने रेखीय संवेग संरक्षण की बात की थी। बच्चों रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी क्रिया हो रही है तो उसके होने से पहले और उसके होने के बाद उस वस्तु का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। जैसे कोई दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और इनका वेग u1 u2 है, और ये क्रिया होने के बाद इनका द्रव्यमान तो वही रहेगा, पर मान लो यदि इसका वेग बदल जाए तो इसके लिए रेखीय संवेग संरक्षण होगा P1 बराबर P2, पहले का और बाद का बराबर होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा कि m1 u1 m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 एंड m2 v2 के। बच्चों यही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसके बाद में हमने किलोवाट घंटा की बात की थी कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? जूल, या इसको ऐसे लिख दो 36 इंटू 10⁵ जूल। बच्चों हमारे घर पे जो बिजली आती है उसका बिल आता है तो वो यूनिट में आता है, और एक यूनिट ही 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। उसके बाद में हमने ये समझा था कि यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे बिजली का बिल हमें पता करना है तो हम कितनी वस्तुएं, कितने अप्लायंसेस चला रहे हैं, कितने घंटे के लिए चला रहे हैं और कितने दिन तक चला रहे हैं, उसको यदि हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी यूनिटों की संख्या। और यूनिटों की संख्या आने के बाद यदि हमें बताया गया है कि एक यूनिट इतने रुपए का है, जैसे हमें दिया कि 10 रुपये का एक यूनिट है, 5 रुपये का एक यूनिट है, तो यूनिटों को जब हम 5 या 10 से गुणा करेंगे तो हमारे टोटल कितना बिल आएगा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बच्चों इसके बाद शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। हमने चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया ताकि आपको एक बार नॉलेज हो जाए कि हम पढ़ के क्या आए हैं। बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें ऊर्जा कौन सी होती है। तो बच्चों इसके लिए हम क्लियरली पढ़ के आए थे, डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई वस्तु गतिमान होती है, गति करती है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वो आधी दूरी पर होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है या नहीं होती। तो बच्चों इसको समझते हैं कि जैसे किसी वस्तु को गिराया जा रहा है और वो आधी गिरी हुई है। जैसे कोई वस्तु है, इसको गिराया गया और ये यहाँ पर पहुंच गई, तो जब ये हाइट पे थी, ऊपर थी, टॉप पे थी, तो इसमें ओनली स्थितिज ऊर्जा थी, क्योंकि ये रुकी हुई है और रुकी हुई वस्तुओं में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। जब ये टॉप पर थी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा थी। अब बच्चों ये यहाँ से गति कर रही है और ये आधी दूरी पर पहुंच गई, तो आधी दूरी पर पहुंच गई, धरातल पे तो आई नहीं है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन बच्चों ये गति भी कर रही है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, हाँ इसमें दोनों है, और केवल गतिज ऊर्जा गलत हो जाएगा, केवल स्थितिज ऊर्जा भी गलत हो जाएगा, और केवल शून्य ऊर्जा ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों यदि हमें पूछा जाता कि हाइट पे, ऊंचाई पे कौन सी ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती, और हमें पूछा जाता कि धरातल पे कौन सी ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती। लेकिन ये बीच में है इसलिए ये गतिज ऊर्जा है, और गति करती हुई होती
जैसे रोड पे गति करती हुई होती, जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता। बच्चों इसके बाद में हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि मात्रक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों वोट तो हमने पढ़ा था कि शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन का हमने पढ़ा था कि यह बल का मात्रक होता है। इनमें से कोई नहीं का कोई सेंस नहीं होता। तो जो जूल है हमें मिल गया कि ऊर्जा का मात्रक होता है। इसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं और हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि सौर कुकर में सौर ऊर्जा भंडारण के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हमारे ये चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हम इसे सोल्व करेंगे कि इसमें अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर बच्चों सूटकेस के जैसा होता है, जिसमें ऊपर का बॉक्स खुलता है, उस पर किरणें गिरती है और वो एक दर्पण पे गिरती है, तो दर्पण की सहायता से दर्पण का टेम्परेचर बढ़ता है और उसमें खाना बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों कि संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। हमने स्प्रिंग की विस्तार से बात की थी और हमने समझ लिया था कि स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, कि हम स्प्रिंग को अगर इतनी बड़ी स्प्रिंग है इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, जो हम जब हाथ हटाएंगे तो अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा बच्चों कि अगर कोई प्रणाली एक कार्य को W को T समय में कर रही है तो उसकी क्षमता P पर किस प्रकार निर्भर करेगी। यानी कि हमसे पूछ लिया फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि क्षमता यानी कि पावर, शक्ति, P बराबर W/T होता है। तो W/T हमें इस फॉर्मूले में मिल गया, इस ऑप्शन में मिल गया। इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड 200 ग्राम का है और इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। पिंड 200 ग्राम का है तो किलो में कितना होगा 0.2 kg। इसका वेग कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 1/2 mv²। तो इससे हम निकाल लेंगे कि जैसे 1/2 का 1/2, m की वैल्यू कितनी 0.2 और वेग कितना दिया हुआ 20। बच्चों v² है यानी कि 20 हमें 2 बार लिखना है, 2 से 2 कट जाएगा 10 बार, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 40 जूल। ये 20 और ये 2 गुणा होंगे तो 40 जूल आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो भी क्वेश्चंस है आप एक बार इनको खुद से भी करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से करके देखिए, फिर हम कैसे सोल्व कर रहे हैं उससे मैच कीजिए। उम्मीद है कि आपको आ जाएगा यदि आपने पहले की वीडियो देखी है और समझने की कोशिश की है तो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा में कौन सा संबंध होता है। बच्चों जैसे संवेग संरक्षण होता है वैसे ही ऊर्जा संरक्षण होता है। संवेग में भी पहले का संवेग बाद का संवेग बराबर होता है, यानी संवेग की कोई हानि नहीं होती है। उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा हमेशा बराबर होती है। तो ना तो वृद्धि ना ही कमी, ठीक है। ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो सकता, हमेशा कमी नहीं, हमेशा वृद्धि नहीं। तो इसका आंसर आएगा कि पहले जैसी ही रहेगी, ना तो उसमें कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m एक निकाय का संवेग p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। बच्चों गतिज ऊर्जा के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हाफ mv² और दूसरा पढ़ा था p²/2m। तो बच्चों इसमें हमसे दूसरा वाला फॉर्मूला पूछा है
कि हमें दिया हुआ है कि मास क्या है m और संवेग क्या है p, और हमें गतिज ऊर्जा पूछी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा p² / 2m। याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है ½ mv², जिसमें हमें द्रव्यमान और वेग दिया हुआ होगा, और दूसरा फॉर्मूला होता है p² / 2m, जिसमें हमें संवेग और इसका द्रव्यमान दिया हुआ होगा। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल गतिज ऊर्जा दी हुई है, तो E है गतिज और स्थितिज, तो हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 2E, क्योंकि ये जो सैद्धांतिक या प्रयोग किए गए हैं उस पर आधारित होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 2E। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। बच्चों, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे कि 1/2 mv² और क्या होता है p² / 2m। तो गतिज ऊर्जा का जो मान है, एक तो p पर निर्भर करेगा यानी कि संवेग, एक m पर निर्भर करेगा और तीसरा v पे निर्भर करेगा। तो दोनों फॉर्मूलों से हमने जान लिया कि गतिज ऊर्जा का मान p, m और w पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊर्जा पर नहीं, क्योंकि ये तो खुद एक गतिज ऊर्जा है। केवल वेग पर नहीं, केवल द्रव्यमान पर नहीं, तो किस पर करेगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। अश्वशक्ति या फिर HP, एक HP कितनी वाट के बराबर होती है, 746 वोल्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप इसे ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आता है और बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको याद नहीं होगा, और बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो फोटोसेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को से यदि हम जैसे बिजली बनाएं वो सौर पैनल की मदद से, तो वो होगा विद्युत ऊर्जा में। और उससे यदि हम सेल भरें, सेल को चार्ज करें, तो होगा रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन फोटो सेल है, तो फोटो सेल किस में करेगा, विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 36 × 10⁵ जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कार्य करने की दर या ऊर्जा में स्थानांतरण की दर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। कार्य करने की दर क्या होती है बच्चों, शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर। इसी प्रकार से बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई है, वाट या जूल × सेकेंड। बच्चों, शक्ति का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P = W/T, और W क्या था, जूल, और T क्या है, समय। तो ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों कि इसका वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है, और तीसरा ऑप्शन है कि A और B दोनों। तो हमें टिक करना है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि इसका A भी सही है और B भी सही है। इसलिए जब हमें दिया गया है कि A और B दोनों, तो हमें तीसरा सही करना है। इसके बाद में बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि किए गए कार्य को 1 जूल में कहा जाता है। 1 जूल कब कहेंगे, कार्य क्या होता है बच्चों, Fs, यानी कि यदि हम 1 न्यूटन तो बल लें, इसको 1 मीटर विस्थापित करें, 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 जूल। तो देखते हैं ऑप्शन कि 2 न्यूटन बल, गलत। 1 न्यूटन के किसी पिंड को 1 मीटर विस्थापित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 न्यूटन और 1 मीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों ऑप्शन गलत है, इसमें डायरेक्ट mv² होगा। इसमें करेक्शन है, ढंग से लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों 19वां कि ऊर्जा का एक रूप जो किसी वस्तु की स्थिति में उत्पन्न होता है,
स्थिति के कारण हमने कौन सी ऊर्जा के बारे में पढ़ा था? वो थी स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण गतिज ऊर्जा, और दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा। इस फॉर्मूले का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन होगा कि 20 न्यूटन का एक बल एक निकाय पर कार्य कर रहा है। निकाय बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रही है। कि जैसे कोई निकाय है, कोई बॉक्स है, 20 न्यूटन का बल इस पर कार्य कर रहा है और ये बल की दिशा में। बच्चों बल की दिशा इधर है, हम इधर ही ये विस्थापित हो रही है, और कितनी विस्थापित हो रही है? 5 मीटर। तो इस पर कार्य कितना होगा? तो कार्य क्या होता है? Fs। यहाँ पे बल की दिशा समान ही है, इसलिए इसका थीटा 0 है, डायरेक्ट Fs लेंगे, और ये हो जाएगा बच्चों 20 × 5। 20 नहीं बच्चों 10 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि 10 न्यूटन है और 5 मीटर है, और 10 और 5 को गुणा करना है तो 50 न्यूटन × मीटर या फिर जूल आ जाएगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जूल के समतुल्य क्या है? जूल क्या पढ़ा था? 1 न्यूटन × 1 मीटर, यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। मतलब न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, एंड हमारे पास मीटर पहले से है। ठीक है बच्चों, तो हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम अगला ऑप्शन लिख लेंगे यहाँ पे 1 न्यूटन × मीटर। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो टाइपिंग करने वाले होते हैं उनसे भी गलतियाँ हो जाती है और वो ऑप्शन गलत छाप देते हैं, जिनमें करेक्शन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। शक्ति निकालनी है तो क्या था? W/T। कितना जूल कार्य करती है? 20। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो शक्ति कितनी आ जाएगी? 4 जूल पर सेकंड। आंसर आ जाएगा 4 जूल पर सेकंड या 4 वोल्ट। इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1500 ग्राम की कार के वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है, तो उसका कार्य कितना होगा? बच्चों इसके लिए हम एक फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं कि जब हम ये क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हों। हम खाली स्लाइड लेते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों 1500 ग्राम हमें दिया हुआ है कार का वेट, 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg, और हमें दिया हुआ है कि U1 कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और U2 कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों कार्य ऊर्जा और कार्य ऊर्जा के ऊपर एक प्रमेय भी दी गई थी, जिसमें यह था कि जो भी कार्य किया गया है वो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। जैसे डेल के बराबर होता है W। तो इसको एक बार सोल्व करते हैं। ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है गतिज ऊर्जा में किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर। तो यहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है? 36 से 72 जा रही है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम काय में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए 5/18 से गुणा करेंगे। बच्चों 4 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो हो जाएगा V2, और 18 का हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, हो जाएगा V1। तो हम निकाल लेंगे 1/2 m। बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा, यानी कि हमें 1500 दिया हुआ था 1.5 × 20 में से
10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 7.5 जूल स्क्वायर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सी। कार्य ऊर्जा प्रमेय यह कहती है कि जो भी कार्य किया गया है, जैसे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा कार्य किया गया है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है और उसका जो अंतिम वेग है, उनका अंतर से हम जो गतिज ऊर्जा निकालेंगे उसके बराबर होगा। यानी कि जो कार्य किया गया है वो निकाय के गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर है उसके बराबर होता है। उसका फॉर्मूला होता है W बराबर डेल्टा ई। डेल्टा ई यह दर्शाता है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं में अंतर कितना है। तो इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर के रूपांतरण की दर क्या होती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण की दर क्या होती है। तो कार्य करने की दर को हमने क्या पढ़ा था बच्चों, शक्ति। कैसे? कार्य करने की दर को हमने शक्ति पढ़ा था, कार्य करने की क्षमता को हमने ऊर्जा पढ़ा था। तो कार्य करने की दर क्या होती है बच्चों, शक्ति। और शक्ति के बारे में क्या पढ़ा था कि इसकी विमा कितनी होती है। बच्चों इस प्रकार से आज हमने चैप्टर को दोबारा पढ़ा। उसके अलावा हमने 24 क्वेश्चन भी कर लिए। इसके अलावा हम कल शुरू करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।